14 अगस्त 1947 की रात ये वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आज़ादी की दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले वो जश्न की रात एक ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भरा। हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसे 15 लाख मासूम लोगों के खून से बुझाया गया। अंग्रेज़ों ने अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जाएंगे और आज़ाद भारत की कुछ ऐसी कहानियाँ बताएंगे जिन्हें सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखें नम हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर भारतीय और पाकिस्तानी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइस एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से साथ रहते थे, अंग्रेज़ों ने उनके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए और धार्मिक मुद्दों को हवा दी। अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफ़रत का बीज बो दिया था। वो हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। धीरे धीरे यह नफ़रत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ नाम के जिस ब्रिटिश जज को दी गई थी। भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी ज़मीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की। रेडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जिससे पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई कि कई गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बढ़ गए। लोग सुबह उठे तो पता चला कि उनका घर भारत में है, लेकिन खेत पाकिस्तान। जिन जगहों पर लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, एक ही दिन में वह हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बना दिए गए। ये फैसले न ज़मीन को समझकर किए गए, न लोगों से पूछकर। बस एक अंग्रेज की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। नदियाँ उफान पर थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठकर सफ़र करने पर मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी, वह लोग ट्रकों में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे, तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना ज़रूरत का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए यह एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की यह दास्तान तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था, जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कई साल पहले ही यह जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले
मुस्लिमों को एक अलग मुल्क दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे और संस्कृति को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई जिसके निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जिद पूरी की और वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे, 1947 में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उन्होंने कई महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग्स करवाई, जिसके बाद 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा, लेकिन इसके साथ ही बंटवारा भी होगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री तक का ऑफर दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्म नायडू के साथ आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने जब फ़ोन उठाया तो उन्हें एक दुखद खबर मिली। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में प्यासे तड़प रहे थे, और अगर कोई पानी लेने बाहर निकलता तो उसे मार दिया जाता। देखते ही देखते हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। यह खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आज़ादी का शंखनाद बजाया था। लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। कैसे छोटे छोटे बच्चे नल के आगे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें उठाकर काफ़ी देर तक चलने के बाद ये उन रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचते हैं जहां इनके रहने के लिए छत तक नहीं है। बच्चाओं के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कती धूप में तपती हुई ज़मीन पर बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहे हैं। कुछ बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही है। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों का शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन से लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना है और भारत से पाकिस्तान। जहां लोग ट्रेन की पटरियों के पास बैठकर ही खाना पका रहे हैं ताकि जब ट्रेन आए तो यह लोग जल्दी से ट्रेन में सवार हो सके। यहाँ खड़ी इस ट्रेन के न सिर्फ ऊपर बल्कि दोनों डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा रहने की उम्मीद है। असल में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ बेचारे वो लोग थे जो उस वक्त भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए थे। हाथ में थाली लिए रिफ्यूजी कैंप में हमारे देशवासी पेट भर खाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए थे, और जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दिख रही थी जिसे उन्हें ज़िंदगी मिल गई है। लेकिन फिर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेता ने इतने मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला, जिसकी बदौलत आज हम भारतीय ब्रिटेन से कहीं गुना आगे निकल चुके हैं। इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ दिया
और करीब 10 से 15 लाख बेकसूर लोगों की जान चली गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस ब्रिटिशर ने हम भारतीयों के साथ इतने घिनौने जुर्म किए जो भारत के इतिहास में लाल अक्षरों से लिखे गए, लेकिन फिर भी उन्हें भारतीयों की तरफ विदा किया गया। 28 फरवरी 1948 के दिन जब अंग्रेज़ों की आखिरी टुकड़ी हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था, जिसके बाद अंग्रेज मुंबई से अपनी बोट में सवार होकर बड़ी शान से ब्रिटेन का झंडा लहराते हुए हमेशा के लिए वापस लौट गए। लेकिन जाते जाते एक ऐसी चिंगारी छोड़ गए थे जिसकी आग में 10 लाख बेकसूर लोगों की जिंदगियां झुलस गई। किसी के बाप को मार दिया गया, किसी की माँ ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, किसी का भाई बिछड़ गया तो किसी की बहन पीछे छूट गई। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अगर आप भी उन लाखों लोगों के दर्द को दिल से महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।